देखिए आज हम लोग चलेंगे ओवरटर्निंग के कॉन्सेप्ट्स को, है ना। देखिए होता क्या है कि जो भी ट्रक बस होते हैं जो जैसे ही मुड़ते हैं सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ पर, है ना, तो वो होता क्या है कि जो इनर व्हील होता है, जो सेंटर के करीब जो होता है व्हील ना, वो जैसे ही टर्न लेता है गाड़ी, वो इनर व्हील, आउटर व्हील नहीं, इनर व्हील जमीन छोड़ने को होता है। मतलब ऐसे, ये आउटर व्हील नहीं भाई साहब, इनर ऐसे तेजी से जाइए, इनर छोड़ देगा जमीन। वो क्यों होगा अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो उसी को ओवरटर्निंग बोलते हैं, या वो आउटवर्डली टॉपल हो जाएगा, या आउटवर्डली रोटेट होकर गाड़ी उसको फिकाने का खतरा होगा। तो आज उसी को हम लोग चलेंगे। और एक बात आप ध्यान रखिएगा कि व्हीकल का कंस्ट्रक्शन, व्हीकल का विड्थ क्या है, बेस हाइट क्या है, ये सारे ज्योमेट्रिकल पैरामीटर्स भी रिस्पॉन्सिबल है गाड़ी को ओवरटर्न कराने में। ओके, तो मेरा बात आप समझिएगा, है ना। हम यही कहना चाह रहे हैं कि आप सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ के रेस्पेक्ट में गाड़ी को बहुत तेजी से नहीं मोड़ सकते। एक तो उसको, मेरा कॉन्सेप्ट को समझिएगा, एक तो जमीन अलाउ नहीं करेगा क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पर फ्रिक्शन के कारण मुड़ रही है गाड़ी, और एक गाड़ी का बनावट, गाड़ी का कंस्ट्रक्शन अलाउ नहीं करेगा, उसको रोटेट करा देगा गाड़ी को, है ना, गाड़ी डेंजर जोन में चली जाएगी। तो आज हम उसी डिस्कशन को अभी चलेंगे। ओके, एक बात मैं पूछना चाहूंगा, देखिए ये डस्टर है, ओके भैया, आप सपोज कीजिए ये सिंगल पेज है, 1 मिनट, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, आप इसे देखिए ये सिंगल पेज है, ओके, और आप इस पेज को खींचिए तो ये डस्टर डिस्टर्ब होगा भाई साहब, लेकिन ये रोटेट नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं डस्टर को ऐसे रखा और पेज को खींचा तो देखिए रोटेट कर गया, टॉपल कर गया। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि कंस्ट्रक्शन के कारण, इसके बनावट के कारण, इसके हाइट के कारण ये इम्बैलेंस हो गया ये गाड़ी, ये डस्टर, है ना। इसी चीज को अभी हम लोग समझेंगे यहां पर। ओके, चलिए अब देखिए इधर, देखिए ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है, और ये ट्रक ले लीजिए आप, या ये कार ले लीजिए, या आप ये ले लीजिए बस, ये कुछ भी ले लीजिए। और ये देखिए ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है, और ये गाड़ी ऐसे टर्न ले रही है। तो देखिए गाड़ी टर्न लेगा, ये इसको व्हीकल मानिए, और ये सेंटर है, तो ये इनर व्हील्स होंगे बहुत सारे, और यहां रेडियस से दूर भी बहुत सारे व्हील्स होंगे। ओके, तो देखिए जैसे ही गाड़ी टर्न लेगा ना, तो ये इनर व्हील सरफेस छोड़ेगा, ऐसे हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को, चलते हैं कि आखिर क्यों ऐसा होगा। तो देखिए यहां पर समझने के लिए, ये सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है, आप ये देखिए ये टर्न ले रहा है, ये गाड़ी अंदर की ओर जा रही है, सपोज कीजिए कांस्टेंट स्पीड से जाना चाह रही है सर्कुलर पाथ पर। और मान लीजिए भाई साहब कि ये कुछ डिस्टेंस ले लीजिए, ये बीच, ये जहां पर गाड़ी का मास सेंट्रलाइज्ड हो, है ना, या उसको बोलिए सेंटर ऑफ मास, हम लोग आगे चलेंगे, है ना। सेंटर ऑफ मास एक पैरामीटर्स होता है, जिस बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होता है, जहां से फिजिक्स को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो आप ये ले लीजिए, ये एक्स ले लीजिए, और ये भी एक्स ले लीजिए। मतलब ये टायर, ये इनवर्ड टायर और आउटवर्ड टायर्स के बीच की दूरी 2x ले लीजिए, और यहां पर अर्थ, इस गाड़ी को, तो गाड़ी का मास m ले लीजिए आप, तो अर्थ अटैक करेगा कहां पर, सेंटर ऑफ मास पर अटैक करता है, सेंटर ऑफ इनर्शिया पर अटैक करता है, बोथ आर द सेम नेम। तो इसको सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ इनर्शिया, या सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कह सकते हैं। हम लोग सब डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी इस थ्योरी का जरूरत है यहां पर। अब देखिए, तो इस गाड़ी पर फिर ये बताइए, गाड़ी के मास के कारण ये तो ये सरफेस है, ये जमीन है ना। अब आप 1 मिनट, अब आप ठीक से देखिए, ये क्यों नीचे एक्सेलरेट हो रहा है, mg के कारण। जरूर इसके टायर पर फोर्स पड़ रहा होगा, तो इस पर टोटल जो टायर्स हैं उस पर कितना फोर्स पड़ रहा है, N1, और इस आउटवर्ड टायर पर N2 पड़ रहा है ना। तो अब हम जानना चाह रहे हैं, एक्चुअली इस गाड़ी पर बहुत सारे फोर्सेस पड़ रहे हैं। इनर टायर पर F1 पड़ रहा है, क्योंकि ये गाड़ी मुड़ रही है भाई साहब। सोचिए, ये गाड़ी मुड़ रही है, ये गाड़ी क्यों मुड़ रही है, जरूर इसको फोर्स लग रहा होगा हॉरिजॉन्टल। तो इस इनर टायर पर कौन लगाएगा फोर्स, जमीन लगाएगा, क्योंकि ये टर्न लेना चाहेगा तो जमीन फोर्स लगाएगा। ये आउटर, रेडियली आउटर टायर पर कौन लगाएगा फोर्स, तो ये बेंड होगा ना, तो ये तो रिस्ट्रिक्टेड है, ये जाना चाह
रहा है सर्कुलर पाथ पर, और सर्कुलर पाथ कर्व है, तो आखिर इनर टायर पर कौन फोर्स लगाएगा? तो ऑफ कोर्स एक ही फोर्स है हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, फ्रिक्शन। तो आप ये बात को ध्यान रखिएगा, ओके। तो चलिए इस पर हम लोग ने देख लिया कि इतने सारे वेरियस फोर्सेस हैं, है ना। अब हम चलते हैं, और ये जा रही है भी से, तो चलते हैं। हाँ, अब देखिए इक्वेशन बनाना शुरू कीजिए। अभी हम ओवरटर्निंग का, ये गाड़ी ऐसे फेंका जाने का खतरा होगा, रोटेट हो जाने का खतरा होगा, तो चलिए इक्वेशन डेवलप करें। ओके, चलते हैं। अब देखिएगा यहां पर सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ है, तो आप ही बताइए गाड़ी के टायर पर कितना फोर्स लग रहा है? F1 प्लस F2, ये इतना सारा फोर्सेस है। तो ये फोर्स के कारण गाड़ी ये सर्कुलर पाथ पर घूम रही है, तो यही फोर्स, इसको घुमाने वाला फोर्स लगाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, mv²/r। एकदम सिंपल है, बात को समझिए। अभी हम लोग ने चला ना कि ये डस्टर को ऐसे रखेंगे तो इसका चांसेस है कम टॉपल करने का, रोटेट करने का, लेकिन डस्टर को खड़ा करेंगे तो ये साइज के कारण इसका रोटेशन का चांसेस बढ़ जाएगा, है ना। चलिए आप इसको समझिए, एक कितना फोर्स लग रहा है? तो इनर टायर्स पर और आउटर टायर्स पर F1 और F2 रेस्पेक्टिवली लग रहा है। तो ये जो फोर्स होगा वो ऐसे खींचेगा इस गाड़ी को। कॉमन सेंस है, 1 मिनट देखिए, ये मान लीजिए गाड़ी है भाई साहब, और F1 और F2 फोर्स लग रहा है। तो देखिए F1 F2, मैं फिंगर से लगा रहा हूं, F1 F2, देखिए गाड़ी ऐसे जा रहा है। अगर मैं इसको नहीं पकड़ूं तो ये रोटेट कर जाएगा, आप समझ रहे हैं ना। देखिए ऐसे जा रहा है, ओके, मींस F1 और F2 गाड़ी को गिराने की कोशिश कर रहा है, ऐसे, ओके। चलिए, तो और F1 F2 का एक और काम है जीनियस। F1 F2 का क्या काम है? F1 F2 उसको मोड़ भी रही है सर्कुलर पाथ पर। तो एक इक्वेशन आप ये देख लीजिए, और R क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। चलिए अब देखिए आगे, अब आपको करना क्या है कि एक वर्टिकल फोर्स ले लीजिए। तो आप ये बताइए, ये ट्रक, बस या इसको ले लीजिए कार, ये ना ही जमीन छोड़ रही है ऊपर, ना ही ये ऊपर जा रही है, ना ही ये वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है। यानी जितना ऊपर का फोर्स होगा उतना ही नीचे का फोर्स कर दीजिए। तो ये बताइए कितना होगा? तो एक N1 होगा, एक N2 होगा, इक्वल्स क्या होगा? mg। अब मेरी बात को समझिएगा प्लीज। देखिए हमने यहां F1 F2 लिखा है, कभी आपने यहां सोचा कि हमने म्यू इंटू n क्यों नहीं लिखा? इसको म्यू n1 क्यों लिखा, म्यू n2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि म्यू n1 म्यू n2 बड़ा फोर्स है, लिमिटिंग फोर्स है। तो हमको पता नहीं है कि गाड़ी को मैं बहुत हाई स्पीड से ले जा रहा हूं कि आखिर इसका स्पीड क्या है। तो इसी सावधानी के कारण हम लोगों ने इसको F1 F2 नाम दिया है। हम लोगों ने म्यू n1 म्यू n2 नाम और कंसीडर क्वांटिटेटिवली नहीं किया है। चलिए ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, और भी इक्वेशन बनेंगे, जरा देखिए। तो हाँ, एक मैं ले लेता हूं ये टॉर्क, है ना, एक टॉर्क ले लेता हूं, मतलब ये गाड़ी रोटेट नहीं कर रही है। तो आप कॉमन सेंस लगाइए, अभी आप ही ने हमें बताया था, क्या बोला था कि फोर्स ऐसे लगाएंगे तो ये घूमेगा ऐसे, ओके। अब देखिए कौन कौन हम यहां के अबाउट देख रहे हैं। तो आई एम टेकिंग टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ इनर्शिया। तो अब देखिए mg, मैं यहां पर बैठ गया सेंटर ऑफ मास पर, तो देखिए अर्थ क्या करेगा? अर्थ ऐसे गिराएगा, ऐसे, मतलब अर्थ रोटेशन क्रिएट नहीं करेगा। तो इसके कारण कोई रोटेशन क्रिएट नहीं होगा, नो टॉर्क। मैं यहां पर बैठा हुआ हूं, ठीक है। अब आप ये बताइए साहब यहां पर क्या होगा इसके रिस्पेक्ट में जीनियस? इनर, यहां पर ये मान लीजिए बस है, और ये यहां पर इनर व्हील्स है, और ये रेडियली आउटवर्ड व्हील्स है। अब आप ये बताइए कॉमन सेंस, एक मिनट देखिए, इनर व्हील्स क्या करेगा? देखिए यहां पर ये N1 है, देखिए रोटेट करा दिया, और ये देखिए N2, देखिए ये ट्रक है ऐसे, मतलब N2 ऐसे रोटेट कराया और N1 ऐसे रोटेट कराया। तो क्या लिखेंगे यहां पर? 1 मिनट। N1 ऐसे रोटेट कराएगा और N2 ऐसे रोटेट कराएगा, और गाड़ी में कोई रोटेशन नहीं है जीनियस। तो जितना हम क्या इक्वेशन बनाएंगे? मेरा इक्वेशन ये होगा, और F1 F2 कैसे होगा? तो यहां से टॉर्क ले लीजिए, आपको टॉर्क पढ़ाया जाएगा, आगे बताया जाएगा, लेकिन हमने थोड़ा सा अभी कॉन्सेप्ट यूज किया है। तो टॉर्क होता है 1 मिनट, तो टॉर्क होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स। तो यहां से टॉर्क ले लीजिए, तो F1 F2 ऐसे घुमा डालेगा। तो एक इक्वेशन बना लीजिए, F1 F2
इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कुछ ले लीजिए, गाड़ी का ये यहां पर मास सेंटर्ड होगा, जिसको बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। और सेंटर ऑफ मास को बहुत अच्छा से हम लोग चलेंगे, और आपको पता है हम लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ में भी सेंटर ऑफ मास को बताया है। ओके, तो आप उसको देखिए, मेरा लॉन्ग स्टैंडिंग जो प्रीवियस लेक्चर्स है बहुत ही मेहनत से मैंने बनाया है, आप प्लीज उसको देखिए, है ना। मेहनत को मेरा बस आप लोग समझ जाइए, मेरा मेहनत सार्थक हो जाएगा। ओके, चलिए तो देखिए F1 F2 हो जाएगा, और इसका डिस्टेंस क्या होगा बाय। तो ये फोर्स कैसे घुमाना चाहेगा ट्रक को, ऐसे। अब आप ये बताइए, फिर प्लस N1, तो N1 देख लीजिए, N1 क्या है, N1 ऐसे है, और N1 इंटू एक्स, यहां से N1 ऐसे घुमा देगा, हम यहां से देख रहे हैं, यहां से इस पॉइंट C से, जिसको सेंटर ऑफ मास बोलिएगा, तो आप क्या लिखेंगे, 1 मिनट, N1 इंटू एक्स। अब आप ये बताइए, ये इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में N2 कैसे गिराएगा, तो N2 गिरा देगा N2 इंटू एक्स। ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। F1 बाय, अब बाय और एक्स क्या है, व्हीकल का कंस्ट्रक्शन है, जो उसका ज्योमेट्री है, इसको उधर भेज दीजिए। ये आपका इक्वेशन हो गया, ये इसको हटा देता हूं। ओके, अब चलिए, अब आप ये देखिए, इस इक्वेशन में F1 और F2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से रख दीजिए बाय फर्स्ट। तो F1 प्लस F2 देख लीजिए कितना है, mv स्क्वायर बाई आर इंटू बाई इक्वल्स x इंटू माइनस N1। ओके, अब देखिए आगे, अब यहां पर थोड़ा सा समझिए। देखिए, गाड़ी का मास है, व्हीकल का मास, ये रेडियस, किस रेडियस पर मैं गाड़ी को मोड़ रहा हूं, है ना। और ये देखिए, ये क्या है, v क्या है, स्पीड, गाड़ी को कितना स्पीड से ले जा रहा हूं। और बाय क्या है कि इसका, ये व्हीकल का कहां पर टोटल मास, जिसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं, मैंने आपको बताया था, और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक पॉइंट उस पूरे बॉडी के फिजिक्स को रिप्रेजेंट करता है। उसी पॉइंट को बोलते हैं जीनियस, क्या, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या सेंटर ऑफ इनर्शिया, है ना। अगर जी सब जगह सेम हो तो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। अब आप ये देखिए, v अगर आप बढ़ाएंगे गाड़ी का, तो बाई कांस्टेंट, x कांस्टेंट, लेकिन N1 प्लस N2 क्या है भाई साहब, m इंटू जी, ये भी कांस्टेंट है। तो एक मिनट रुकिएगा, बात को समझिए अच्छा से। N1 प्लस N2 कांस्टेंट, बिकॉज मास ऑफ व्हीकल इंटू 9.8। अब आप ये देखिए, जैसे जैसे मैं गाड़ी का स्पीड सर्कुलर पाथ पर बढ़ाऊंगा, या मान लीजिए कि मैंने बहुत ही तेज स्पीड से मोड़ने की कोशिश किया, तो ये डाटा, ये वैल्यू बढ़ जाएगा। लेफ्ट बढ़ेगा तो राइट भी बढ़ना चाहिए ना भैया, राइट बढ़ने के लिए N2 को बढ़ना पड़ेगा। अब आप ये देखिए, N2 बढ़ेगा, लेकिन N2 प्लस N1 हमेशा कांस्टेंट होना चाहिए। तो आप सोचिए, N2 बढ़ेगा तो N1 क्या होगा, रिड्यूस होगा। तो आप ये देखिए, इनर व्हील पर मैंने ये वेक्टर को छोटा लिखा है और ये वेक्टर को बड़ा लिखा है, क्योंकि मैं समझ रहा था, मेरा प्रैक्टिस है लॉन्ग इयर्स का। लेकिन आप ये समझिए, यहां पर N2 क्या होगा, इंक्रीज होगा, N2 इंक्रीज होगा, तो N2 इंक्रीज होगा तो दोनों का सम क्या है, कांस्टेंट। तो N1 को डिक्रीज होना पड़ेगा, N2 इंक्रीज, N1 डिक्रीज। एक वक्त ऐसा आएगा कि N2 बढ़ते बढ़ते mg हो जाएगा और N1 घटते घटते 0 हो जाएगा। तो देखिए, ये घटते घटते क्या हो जाएगा, 0, और ये बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा, N2। और जब N1 0 होगा तो ये जमीन जो होगा, ये टायर जो होगा, ये जमीन को छोड़ने की कोशिश करेगा। और जब छोड़ने की कोशिश करेगा, मेरा बात समझिएगा, ये गाड़ी जा रहा है, या ये ऐसे मान लीजिए, गाड़ी कब पाथ पर जा रहा है, ये जो सरफेस होगा, यहां का जो व्हील होगा, वो जमीन को क्या करेगा, छोड़ेगा, जमीन को छोड़ेगा। और एक बात और मैं बता दूं, अगर ये लो स्पीड में भी जाए ना, तब भी जमीन को छोड़ रहा होगा, है ना। लेकिन हम लोग देख नहीं सकते ये कि उसके अंदर क्या हलचल हो रही है। लेकिन बहुत हाई स्पीड में जाएगा तो हमें दिख जाएगा, क्योंकि वो आउटवर्डली फेंकाना चाहेगा। ओके, तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। यहां तक क्लियर है? तो चलिए हम लोग रखते हैं वैल्यू, है ना। तो अब देखिए, इसमें वैल्यू रख दीजिए, mv स्क्वायर बाई आर इंटू व्हीकल का जमीन से कहां पर उसका सेंटर ऑफ इनर्शिया है, वो पॉइंट
जहां से फिजिक्स को हम लोग पढ़ा करते हैं। हम इस पॉइंट को देख के फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे, इस पॉइंट को देख के फिजिक्स नहीं, इस पॉइंट को देख के फिजिक्स नहीं। फिजिक्स पढ़ने के लिए हमको इसका बीच का पॉइंट देख के पढ़ना पड़ता है, जिसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ इनर्शिया, सेंटर ऑफ मास, या ग्रेविटी हर जगह सेम हो तो उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोल दीजिएगा। अब आप ये देखिए mv²r इनटू हाइट, गाड़ी का सेंटर ऑफ मास, और ये x, और आप ये बताइए n2 कितना आया था, n2 mg आया था अभी, तो ये mg, मतलब अगर आप इस स्पीड से ज्यादा किया, अगर कोई भी इस स्पीड से, ट्रक ड्राइवर, बस ड्राइवर, कोई भी इस स्पीड से ज्यादा करने की कोशिश करेगा, वो गाड़ी पलट जाएगा, मतलब गाड़ी कब पाथ पर जाएगा, वो ऐसे हो जाएगा, स्पीड करके आउटवर्ड ही जाएगा रेडियस के, उसको फेंकाने का खतरा है। तो हमको इस स्पीड को भी नहीं जाना है उस कब पाथ पर, डेंजर है ना, क्योंकि इस स्पीड पर पूरा जमीन ये छोड़ देगा, ये इनर व्हील है ना। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एक मिनट, तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा v x g r डिवाइडेड बाय ये आपका इक्वेशन आ गया जीनियस। इस इक्वेशन को नाम दे दीजिए कैपिटल A, ओके, देख लीजिए एक बार। तो अब देखिए हमारा फॉर्मूला क्या आया था, v मैक्स, अभी जस्ट हमने लाया था, क्या आया था, g x r डिवाइडेड बाय। तो ये देखिए, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है भाई साहब। देखिए मैंने क्या बोला था, एक मिनट डस्टर ले लीजिए। देखिए अगर ये गाड़ी ऐसे जाए तो इसका हाइट ज्यादा है, फ्रिक्शन इधर लगेगा, तो इसके रोटेट होने का खतरा है। लेकिन अगर गाड़ी का बेस ज्यादा हो, जमीन ऐसे, तो गाड़ी का बेस ज्यादा हो ना, तो यहां पर क्या होगा, बेस ज्यादा मतलब x, गाड़ी की चौड़ाई, विड्थ उसको बोलिए, तो गाड़ी का अगर विड्थ ये पोर्शन 2x, अगर गाड़ी का ये लेंथ ज्यादा हो 2x, तो x ज्यादा होगा तो v ज्यादा अचीव कर पाइएगा। यानी कि ये ड्राइवर गाड़ी को हाई स्पीड में भी मोड़ेगा, अगर गाड़ी चौड़ी हो, विड्थ ज्यादा हो, तो हाई स्पीड में मोड़ेगा तो बचा लेगा एक्सीडेंट से। बाई, गाड़ी अगर देखते हैं बहुत हाई स्पीड गाड़ी क्या होता है, छोटी होती है, मतलब बाई उसका क्या होता है, कम। अगर गाड़ी बहुत ऊंची हो तो उसका खतरा है मोड़ने में, बहुत हाई स्पीड मोड़ने में खतरा है। देखिए मैथ बोल रहा है, अगर मैं बाई ज्यादा लूंगा तो भी क्या होगा, कम, बाई ज्यादा भी कम, मींस ये क्या कह रहा है कि ज्यादा हाइट वाली गाड़ी को ज्यादा स्पीड से आप नहीं घुमा सकते। ज्यादा बेस वाली गाड़ी को 2x ज्यादा होगा तो आप बहुत ही अच्छे से हाई स्पीड में घुमा सकते हैं। तो आप इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा, इससे ज्यादा हम जाने की कोशिश नहीं करेंगे Vmax से ज्यादा, नहीं तो गाड़ी को पलटने का खतरा है। अब आप ये देखिए सेकंड इक्वेशन में, हाँ सेकंड इक्वेशन में आप ये देखिए, मैं बता रहा हूं आपको, एक इक्वेशन एक ये हो गया। अब आप ये बताइए फ्रिक्शन हमको कौन मोड़ रहा है भाई साहब, आप बात को समझिए, हमको फ्रिक्शन ही मोड़ रहा है, फ्रिक्शन ही कब पाथ पर मोड़ रहा है, तो फ्रिक्शन इक्वल टू क्या लिखेंगे, mv²/r, हमको फ्रिक्शन ही सर्कुलर पाथ पर मोड़ रहा है। ओके, अब आप ये देखिए 1 मिनट, तो फ्रिक्शन ही सर्कुलर पाथ पर मोड़ रहा है। अब फ्रिक्शन को क्या लिखेंगे, तो आप ये देखिए यहां पर इस इक्वेशन को ध्यान से देखिएगा, ये जमीन से मैं कितना फोर्स मोड़ने के लिए ले सकता हूं, मोड़ने के लिए हमको स्पीड नहीं बढ़ानी है, हमको सिर्फ मोड़ना है। तो जमीन पर मोड़ने के लिए कितना फोर्स हमको मिल सकता है, तो F1 की जगह पर रख दीजिए म्यू इंटू नॉर्मल, और F2 की जगह पर रख दीजिए म्यू इंटू नॉर्मल, तो ये कितना आ जाएगा, mv²/r म्यू, और ये देखिए नॉर्मल n1 + n2, तो n1 + n2 की जगह पर क्या लिखेंगे, mg, फर्स्ट इक्वेशन से, तो ये mv²/r कर दीजिए, ये m से m हटा दीजिए, तो ये v आ जाएगा √μgr। इसको आपने क्या नाम दिया था, इक्वेशन ए, इसको नाम दे दीजिए इक्वेशन बी। अब आप ये देखिए 1 मिनट, हाँ अब आप ये देखिए यहां पर ये क्या है, ये फ्रिक्शन देगा, फ्रिक्शन क्या बोलेगा, ये देखिए इसे गाड़ी का कंस्ट्रक्शन से कोई मतलब नहीं है, यहां पर गाड़ी का कंस्ट्रक्शन मैटर कर रहा है ना। अब हम यहां पर केस चल रहे हैं, देखिएगा आप ये बताइए फ्रिक्शन
अधिक से अधिक कितना से घुमा सकता है, इतना स्पीड दे सकता है। लेकिन गाड़ी का बनावट क्या बोलेगा, गाड़ी का कंस्ट्रक्शन क्या बोलेगा, गाड़ी का डिजाइनिंग क्या बोलेगा, गाड़ी का ज्योमेट्री क्या बोलेगा कि तुम इससे ज्यादा जाने की कोशिश मत करना, तुम टॉपल हो जाओगे, तुम आउटवर्डली रोटेट होके फेंका सकते हो दूसरे रेडियस पर। ओके, इसको देख लीजिए। अब हम डिफरेंट केसेस को चल रहे हैं। ओके, अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि टायर और रोड का रफनेस है म्यू इक्वल्स व्हाट, म्यू इक्वल्स ले लीजिए आप, एक मिनट, जैसे ये 2x इक्वल टू y ले लीजिए, 2x इक्वल्स y ले लीजिए और म्यू इक्वल्स 1 ले लीजिए, मान लीजिए। टेक, अब देखिए हमने क्या लिया है कि 2x इक्वल्स y और म्यू इक्वल्स 1 ले लिया है। अब क्या होगा, तो म्यू इक्वल्स 1 लेंगे तो ये कितना स्पीड हो जाएगा, अंडर रूट GR, मतलब अंडर रूट GR से ज्यादा जमीन आपको स्पीड नहीं दे सकता। जमीन अगर आप मोड़ना चाह रहे हैं कांस्टेंट स्पीड से, तो जमीन आपको अंडर रूट GR से ज्यादा दे नहीं सकता। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका हो गया। अब आप ये देखिए, यहां पर जीनियस 2x इक्वल टू y है, तो गाड़ी का कंस्ट्रक्शन कितना दे सकता है, g, अब देखिए x बाई y क्या आ जाएगा, x बाई y आ जाएगा हाफ, देख लीजिए, है ना, यहां पर या y इक्वल टू 2x रख दीजिए, ये आ जाएगा। अब आप इसको देखिए, देखिए गाड़ी का कंस्ट्रक्शन, आप इससे ज्यादा स्पीड जाएंगे, अगर मैं इससे ज्यादा स्पीड गया या ड्राइवर इससे ज्यादा स्पीड जाएगा तो वो खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन जमीन बहुत रेडी है, हॉरिजॉन्टल रोड, हॉरिजॉन्टल सरफेस रेडी है अंडर रूट GR देने को। लेकिन ड्राइवर गाड़ी का कंस्ट्रक्शन, ट्रक बस का कंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग उसको बोल रहा है कि अंडर रूट GR बाई 2 से इस कंडीशन पर, अंडर रूट GR बाई 2 से ज्यादा पर मत जाना, और ये बोल रहा है क्या कि हम तुमको अंडर रूट GR देने के लिए तैयार है। तो अब ये बताइए किस स्पीड पर जाना उचित है। इस स्पीड पर जाएगा तो वो गाड़ी रोटेट करके फेंका जाएगा बाहर की ओर, और इस स्पीड से तो जा नहीं सकता, यानी मैक्सिमम स्पीड आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए आगे। अब एक और केस लीजिए, मान लीजिए कि x इक्वल्स है, कुछ वैल्यू ले लीजिए, या y इक्वल्स ले लीजिए, y इक्वल्स है 4x, ओके, या एक मिनट, x इक्वल्स ले लीजिए, x इक्वल्स है 4y, बहुत इंपॉर्टेंट है, और म्यू इक्वल्स ले लीजिए, म्यू इक्वल्स 1 ले लीजिए। चलिए, तो आप ये बताइए कितना मैक्सिमम स्पीड से मैं टर्न ले सकता हूं जिससे कि हमको टॉपल करने से, आउटवर्डली रोटेट करने से बच जाऊं, तो कितना होगा, v ड्यू टू रोटेशन, ये फॉर अवॉइडिंग रोटेशन, तो कितना होगा भाई साहब, GR और x बाई y कितना आ जाएगा, देख लीजिए x बाई y आ जाएगा 4, यानी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 मिनट, ये आ जाएगा अंडर रूट 4GR, मतलब गाड़ी इतना मैक्सिमम स्पीड आप दे सकते हैं गाड़ी को, उसको मतलब इससे ज्यादा देंगे तो गाड़ी रोटेट करके फेंका जाएगा। और ये देख लीजिए V2 जमीन कितना देगा, तो टायर और रोड का रफनेस है 1, जमीन देगा अंडर रूट GR। अब आप ही बताइए, अंडर रूट GR अंडर रूट 4GR में जमीन इतने ही देने के लिए तैयार है, यानी कि ऐसा गाड़ी, ऐसा व्हीकल बच जाएगा, है ना, मतलब अगर ये अंडर रूट GR मैक्सिमम तक जा सकता है, अंडर रूट GR से ज्यादा जाएगा ना तो वो रोटेट नहीं कर पाएगा, वो टॉपल नहीं करेगा, ओवरटर्न नहीं करेगा, एक बात तय है कि ओवरटर्न नहीं करेगा। लेकिन वो अगर अंडर रूट GR से ज्यादा जाए तो वो दूसरे रेडियस पर चला जाएगा या स्पाइरल चला जाएगा। ओके, इसको देख लीजिएगा 1 मिनट। अब देखिए एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा कि ये रॉड है, थोड़ा टॉर्क को देख लीजिए,
देखिए 1 2, देखिए फर्स्ट और सेकंड केस में दोनों सेम रॉड है, मैंने एंड पर एक छोटे से मास पर, छोटे से स्ट्रिप पर झटका दिया है और एक सेंटर ऑफ मास से थोड़ी सी दूरी पर झटका दिया है। किस केस में दोनों रॉड सेम है, 1 मिनट इसका थोड़ा लेंथ कम लग रहा है, अच्छा दोनों सेम ले लीजिए, कंसीडर कीजिए। अब आप ये बताइए इस केस में ये रोटेशन कम देगा और आर अगर ज्यादा होना तो रोटेशन ज्यादा देगा, उसी को टॉर्क बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये बताइए कि देखो भाई साहब लास्ट में फोर्स दोगे तो ये मास कम है, ये मास कम है, तो आप जो फोर्स दोगे तो यहां पर इंपल्स का इफेक्ट, फोर्स का इफेक्ट ज्यादा होगा ड्यू टू इनर्शिया और ये इफेक्ट जाने में टाइम लगेगा। लेकिन जब यहां पर फोर्स दोगे तो ये भी मास नीचे खींचेगा, ये भी मास नीचे खींचेगा, तो ये स्लोली आगे बढ़ेगा एज कंपेयर टू दिस पॉइंट, है ना। आप ऐसे समझा दीजिएगा कोई पूछे तो। बहुत ही अच्छा एग्जांपल हमने लिया है टॉर्क को समझने के लिए, तो इसी कारण टॉर्क बोला गया आर क्रॉस एफ। तो इस केस में क्या होगा, ये बहुत तेजी से जाना चाहेगा और डिस्टरबेंस पहुंचने में टाइम लगेगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर इस पॉइंट के बाद रोटेट किया, यहां पर टॉर्क ज्यादा लगाया क्योंकि आर ज्यादा है, वही फोर्स है, टॉर्क ज्यादा दिया। अब टॉर्क ज्यादा देने से ये रोटेशन फास्ट होगा। और ये एक बात और मैं बोलना चाहूंगा कि जब एंड पर आप फोर्स लगाएंगे ना तो आपकी बॉडी से एनर्जी ज्यादा लेगा, है ना। क्यों ज्यादा लेगा, क्योंकि जब आप फोर्स लेंगे तो बहुत तेजी से जाएगा क्योंकि मास कम है। अच्छा एक मिनट, हाफ mv², देखिए तो मास को ट्वाइस कीजिए और वेलोसिटी को ट्वाइस कीजिए, किस केस में ये ज्यादा एनर्जी लेगा आप बता दीजिए। तो वेलोसिटी को ट्वाइस करने में ज्यादा एनर्जी लेगा 4 टाइम्स और मास को ट्वाइस करने में 2 टाइम्स एनर्जी बढ़ेगा। इसका मतलब यहां झटका देने पर लास्ट मास में जब ये क्यू पहुंचेगा, झटका पहुंचेगा तो बहुत ही ज्यादा इफेक्ट क्रिएट करेगा, यानी ज्यादा एनर्जी लेगा। ओके, बहुत ही अच्छा। ओके देखिए